जो कि सबके लिए न्यू है ना, और वो है टॉपिक पशुओं में प्रजनन। पशुओं में प्रजनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रजनन की परिभाषा क्या होती है ना। प्रजनन की परिभाषा बताओ, तुम तो खुद 11th-12th में साइंस से बिलोंग करते थे। ज्यादातर आर्ट्स वाले हो क्या? कोई नहीं है साइंस वाला? हाँ कोई है, तो बताओ फिर। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? हाँ, नर और मादा मिले, इनके प्रजनन है। बड़े मतलब वाहियात तरह की डेफिनेशन बताई है तुमने। हाँ, और कोई नहीं? सच में जिसको आती है वो बताओ, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा। अच्छा, ये नर और मादा मिलना ये डेफिनेशन नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, समागम की डेफिनेशन है, मैटिंग की। ठीक है, प्रजनन की डेफिनेशन क्या है? एक ही जाति है। चलो वापस सुन लो, कोई बात नहीं। देखो, एक ही जाति के दो विपरीत लिंग वाले जीवों के मध्य युग्मक निर्माण, युग्मक संलयन तथा भ्रूण निर्माण द्वारा नए जीव की उत्पत्ति क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। ठीक है ना। प्रजनन जो होती है उसकी डेफिनेशन सिंपल सा कि एक ही जाति के, सिंपल सा ये याद रखना कि हमेशा एक ही जाति के दो विपरीत लिंग, ठीक है, यानी पुरुष पुरुष नहीं, महिला महिला नहीं, पुरुष महिला। ठीक है ना। तो देखो, एक ही जाति के दो विपरीत लिंग वाले जीवों द्वारा युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गैमिट फॉर्मेशन। सेकंड, युग्मक संलयन। क्या होता है युग्मक संलयन? युग्मक संलयन के बारे में पता है किसी को? युग्मक संलयन क्या होता है? इसको एक शब्द उपयोग में लेते हैं युग्मक संलयन के लिए। युग्मक संलयन के लिए एक शब्द उपयोग में लेते हैं, याद रखना, निषेचन जो होता है वो क्या होता है? युग्मकों का संलयन। ठीक है, और युग्मक संलयन के बाद में क्या हो जाएगा? तथा भ्रूण निर्माण द्वारा, भ्रूण निर्माण द्वारा नए जीव की उत्पत्ति, नए जीव की उत्पत्ति जो है वो क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। और इसमें ये जो प्रजनन होता है वो कैसा होता है? लैंगिक प्रजनन होता है। मानव में जो प्रजनन होता है वो किस प्रकार का प्रजनन होता है? लैंगिक। अब लैंगिक और अलैंगिक में पता है तुम्हें कोई डिफरेंस? ये क्वेश्चन नहीं है आपके, ये उसका साइंस का क्वेश्चन है, जो आपके साइंस भी आएगी आपको बताओ तो। ठीक है, उसका ये क्वेश्चन है। मुझे आप बता दो कि लैंगिक और अलैंगिक में डिफरेंस, ये यहां का पार्ट नहीं है। एक दो डिफरेंस बता दो जिसको बताओ। लैंगिक जो होता है वो, अच्छा, और अलैंगिक किसमें होता है? अपन में अलैंगिक पाथ फॉर्म होता है। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम्हारी साइंस जो है वो बहुत अच्छी है, मुझे आज पता चल गया। ठीक है, हाँ, तो तभी लग रहा है मुझे, है साइंस होती कोई मैथ्स होती, लेकिन तेरे को तो घरेलू ज्ञान भी नहीं है, तू तो अलैंगिक मानव में कर रहा है। कोई बात नहीं। देखो, अरे कौन है वो टाबर वालों? कितने बच्चे तेरे? तो टाबर तो यूं कहे जो कोई फैलियोड़ा है हर जगह, विदेश और मोइन सारे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, तो देखो प्रजनन जो है यहां पर कितने प्रकार के हो जाएंगे? दो प्रकार के। एक तो कौन सा हो जाएगा? लैंगिक, और दूसरा होता है अलैंगिक। ध्यान रखना, लैंगिक प्रजनन जो होता है वो सभी जानवरों में, सभी प्रकार के जानवरों में कौन सा होता है? जानवरों में कौन सा होता है? लैंगिक जनन। और इसके अलावा ध्यान रखना, पादपों में भी कौन सा होता है? लैंगिक जनन ही होता है। तो अलैंगिक किसमें होता है? अलैंगिक उसमें होता है जिसमें बिल्कुल छोटे जीव जैसे अमीबा,
नाम सुना है? अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, वो जो होते हैं उनमें अलैंगिक होता है। बाकी चाहे पादप हो चाहे जानवर हो, उन सब में कौन सा होता है? लैंगिक। ठीक है, तुमने परागकण का नाम सुना है? ये कभी कभी जो तुमने ऐसे मारवाड़ी में अपन कहते हैं आऊ, आऊ उड़ाते हैं ना, देखा है कभी ऐसे पंखुड़ियों वाले? वो परागकण होते हैं। और वो परागकण जो होते हैं वो नर के युग्मक होते हैं। वो परागकण जो होते हैं वो क्या होते हैं? नर के युग्मक होते हैं। तो ध्यान रखना, लैंगिक प्रजनन जो होता है वो लगभग सभी में पाया जाता है, और अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो केवल छोटे जीव जो होते हैं, बहुत जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें होता है। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें होता है। तो याद रखना, अपन जो पढ़ेंगे पशुपालन में, उन सभी जीवों में कौन सा जनन होता है? एक अंतर जो तुम्हें पता होना चाहिए वो याद रखना कि इनमें जो है वो बच्चे जो होते हैं वो अपने पैतृक के पूरी तरह से हूबहू समान होते हैं, एकदम सेम। यानी अमीबा जो होता है वो बाप और बेटा वो दोनों एक जैसे ही दिखेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। लेकिन लैंगिक जो जनन होता है उसमें क्या होता है? नर और मादा दोनों के लक्षण जो होते हैं वो क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। और नर और मादा दोनों के लक्षण मिक्स होने के कारण जो बच्चा होता है उसमें 50% लक्षण तो आते हैं माता के, और 50% किसके आते हैं? अब पिता के। और मां बाप कौन है? दादा और दादी। ध्यान रखना, जो 50 आए हैं उनमें से 25 दादा के हैं, 25 किसके हैं? नाना के। कितने हैं? 25। और नानी के भी, तो सबकी भागीदारी होती है। ध्यान रखना, तुम्हारे नाना के भी 25% है, नानी की भी 25% है, पापा के भी 25% है, और मम्मी के भी 25% लक्षण है। टोटल जो है वो 100% इस तरह से, मतलब सॉरी, दादी के, दादा और दादी के, पापा और मम्मी के तो कितने हो गए? 50-50। ठीक है ना? तो यहां पर याद रखना, लैंगिक जनन जो होता है इनमें जानवर और पादपों में होता है, और इसके अलावा इनमें क्लोन जो होते हैं, क्लोन का अर्थ होता है हूबहू समान, वो नहीं होते। और क्लोन नहीं होते इसके कारण क्या होती है? इसमें जो बच्चे होते हैं, संतति और पैतृक, उनमें क्या होती है? विभिन्नताएं होती है। और इनमें क्या होगी? संतति और पैतृक एकदम समान होंगे। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट, संतति तथा पैतृक। तो देखो, बेसिक चीजें जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए। पैतृक जो होते हैं वो क्या होते हैं? उनमें विभिन्नताएं होती है। संतति तथा पैतृक में विभिन्नताएं होती है, और इसमें क्या हो जाएगा? संतति तथा पैतृक क्या होते हैं? एकदम हूबहू समान। हूबहू समान होते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो याद होने चाहिए थे। बाकी लैंगिक और अलैंगिक का आपके जो है वो वेटनरी यानी पशुपालन वाले पार्ट में कोई काम नहीं है। ठीक है, अब अगली जो चीज है वो देखिए। अब इसमें जो है वो कुछ शब्दावली आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनके अर्थ आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अपन देख लेते हैं प्रजनन की शब्दावली। ठीक है, सबसे पहला जो है इसमें है मादा जनन विज्ञान। कभी नाम सुना है? हिंदी तुमने नहीं सुना होगा, लेकिन इंग्लिश तुमने सुना होगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं गायनेकोलॉजी। अच्छा, तुमने हिंदी सुना है, इंग्लिश नहीं सुना? गायनेकोलॉजिस्ट कभी सुना ही नहीं? डॉक्टर जो होता है ना, कई बार वो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, है ना? गायनेकोलॉजिस्ट बैठता है, बैठता है जो भी। ठीक है, तो लेडी, ज्यादातर लेडी डॉक्टर जो होती है, जो कि प्रजनन से संबंधित, जो प्रसव करवाती है या प्रसव से संबंधित जो असामान्यताएं होती है, विकार होती है, रोग होते हैं, उनके बारे में जो है वो अध्ययन करने वाली या उसके बारे में जो भी जानने वाली जो होती है, विशेषज्ञ होती है, वो गायनेकोलॉजिस्ट कहलाती है। तो नाम से ही पता चल रहा है, गायनेकोलॉजी जो शब्द होता है वो किसका होता है? मादा जनन तथा उससे संबंधित असामान्यताएं जो होती है उनका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो कौन सी होती है? मादा जनन विज्ञान। बहुत आसान सी परिभाषा है। मादा जनन विज्ञान क्या हो जाएगा? मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र से संबंधित, मादा जनन तंत्र से संबंधित विकार अथवा असामान्यताओं का अध्ययन। असामान्यताओं का अध्ययन जो होता है वो अपन किसमें करते हैं? मादा जनन विज्ञान में। ठीक है, इसी तरह से एक होता है नर जनन विज्ञान। पता है तुम्हें क्या होता है? इंग्लिश नाम किसी को बताओ तो बताओ। जैसे गायनेकोलॉजी होती है वैसे ही एंड्रोलॉजी होता है।
ठीक है, एंड्रोलॉजी। एंड्रो शब्द जो होता है, जैसे गायनी वर्ड जो होता है ना, गायनी वर्ड लिया जाता है मादा के लिए, वैसे ही एंड्रो शब्द जो होता है वो किसके लिए लिया जाता है, नर के लिए। ठीक है, तो मादा के लिए तो अपन कौन सा शब्द उपयोग में ले रहे हैं, गायने को। ठीक है, और नर के लिए अपन शब्द उपयोग में ले रहे हैं एंड्रोलॉजी। वही डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है बताओ? मादा जनन तंत्र करेगा इसमें तू? नर जनन तंत्र से संबंधित असामान्यताओं अथवा विकार का अध्ययन जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, एंड्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये शब्द पता होने चाहिए। तुमने पूरा पढ़ लिया ये होता है वो होता है, तुम्हें यही नहीं पता गायनेकोलॉजी क्या होती है। ठीक है ना, तो ये शब्द पता होने चाहिए, है ना। तो तुम्हारे पास में जो तुम्हें डॉक्टर मिलेगा वो जनरली, अगर ज्यादातर जो होते हैं, क्योंकि यहां पर वेटनरी में, जैसे यहां पर तो जो ह्यूमन होता है ना, उसमें देखो पीडियाट्रिक्स होता है जो बच्चों का देखता है। बच्चों जितने भी डिजीज होती है, बच्चों के रोग होते हैं, उनको देखने वाला जो डॉक्टर होता है उसको पीडियाट्रिक्स बोलते हैं, पता है तुम्हें। फिजिशियन जो होता है वो जनरली बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें कोई डिफिकल्टी होती है। एक होता है आर्थ्रोपेडिक्स जो हड्डी रोग विशेषज्ञ होता है। ये नाम सुने तुमने कभी, या कभी काम नहीं पड़ा डॉक्टर से आज तक है? तो पढ़ा है। तो ये सब, ये सारे शब्द जो होते हैं ना, ऐसे सब तुम पता होने चाहिए। ठीक है, तो वेटनरी में तो तीन ही होते हैं, या तो सर्जन होता है, या गायनेकोलॉजिस्ट होता है, या मेडिसिन होता है। वेटनरी में मुख्यतः ये तीन ही होते हैं जिनके पास डॉक्टर के, जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं ना, वो तीन मुख्य होते हैं। एक तो मेडिसिन वाला जिसको फिजिशियन बोल रहे हैं वहां पे, दूसरा जो होता है वो सर्जन होता है जो कि सर्जरी वाला काम करता है, और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, इसमें एंड्रोलॉजिस्ट वाला भी कोई मतलब नहीं है। एंड्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डॉक्टर बनते ही नहीं है ज्यादातर। क्यों? क्योंकि मेन जो फायदा है, जो पैसा मिलता है वो कहां से मिलता है, गायने से। क्यों? क्योंकि दूध देने वाली जो होती है वो गाय होती है। ठीक है, सांड वगैरह का इलाज करके तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, सीरियसली बता रहा हूं, वो समाज सेवा हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, देखो हर कोई डॉक्टर बन रहा है 5 साल तक, तो इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं ये तो चाहता ही होगा कि 5 साल जो है मैंने अपने दिमाग की एस्थेसी की है, तो कहीं ना कहीं जाके मैं कुछ तो पैसे कमाऊं। तो एंड्रोलॉजी करके तो क्या करेगा। तो ऐसे जो डॉक्टर होते हैं वो मादा वाले तो कौन से हो गए, गायनेकोलॉजी। एंड्रोलॉजी जो होता है वो क्या हो जाता है, नर जनन तंत्र। तीसरा एक और है, मादा प्रसूति विज्ञान, जिसको बोलते हैं अपन ऑब्स्टेटिक्स। ऑब्स्टेटिक्स, इसका किसी ने अर्थ कभी किसी ने शब्द सुन रखा हो तो बताओ, ऑब्स्टेटिक्स क्या होता है। अच्छा, नाम से पता चल रहा है हिंदी में मादा प्रसूति। प्रसूति का मतलब प्रसव। ठीक है, यानी कि क्या हो गया कि प्रसव में होने वाली असामान्यता। क्योंकि देखो एक तो जनन तंत्र है और एक क्या है, जनन तंत्र के बाद में क्या हो गया, प्रसव। क्योंकि मादा जो होती है उनमें क्या होता है, मुख्य प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, प्रसव। और प्रसव क्या होता है ये पता है सबको, है ना। यानी कि बच्चा उत्पन्न करना, बच्चा जो है वो बाहर आना, वो क्या होती है, प्रसव प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो प्रसव प्रक्रिया में होने वाली असामान्यता अथवा विकार का अध्ययन जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, मादा प्रसूति विज्ञान या ऑब्स्टेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो बड़ी एक आसान सी डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन क्या है कि मादा में प्रसव के दौरान मादा में प्रसव के दौरान होने वाली या प्रसव से संबंधित असामान्यता अथवा विकार का अध्ययन। मतलब सेम वही लाइन है, इस लाइन का मतलब क्या हो गया, सेम लाइन है ना। ऊपर वाली जो लाइन थी वही सेम है। विकार का अध्ययन जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, मादा प्रसूति विज्ञान। ठीक है, तो ये तीन डेफिनेशन, बहुत आसान सी डेफिनेशन थी, सबको पता चल गया। चलो अब अगली डेफिनेशन आपने बहुत बार सुन रखी होगी, वो है वयस्कता, जिसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। सुन रखी है सबने? हर तो बोलो हाँ या ना। चलो, तो क्या होती है वयस्कता बताओ, क्योंकि अगर तुमने सुन रखी है तो इसका मतलब तुम्हें पता है। बताओ प्यूबर्टी क्या होती है? फिजिकल चेंज आने लग जाते हैं। अच्छा, और मतलब डेफिनेशन पता नहीं है, लेकिन तुम्हें ये तो पता है ना वयस्कता क्या होती है ना। बच्चा बड़ा हो गया, है ना, टाबर पनाव जड़ होगो, वो सिंपल सी बात है वयस्कता। ठीक है, वयस्क होना क्या होता है, टावर पनाव जड़ होगो। तो यहां पे गाय और भैंसों में क्या होता है कि यदि नर या मादा में
नर या मादा में लैंगिक जनन करने की क्षमता जो होती है वो पूर्णतया विकसित हो जाती है, तो उसी समय को अपन क्या कहेंगे, वयस्कता अथवा प्यूबर्टी कहेंगे। मतलब लैंगिक जनन करने की क्षमता आ गई और उसी चीज को अपन क्या कहते हैं, वयस्कता कहते हैं। ठीक है, आगे आपके एक एलपीएम वाला पार्ट आएगा जिसमें मैं बताऊंगा कि प्यूबर्टी की आयु यानी वयस्कता की आयु कितनी होती है। ठीक है, हर एक में, देसी नस्ल में, विदेशी नस्ल में, और इसके अलावा गाय भैंस जिसमें भी जो है वो हर एक में अलग अलग जो समय काल होता है उस समय काल के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो वयस्कता यानी प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की आयु क्या होती है, किसी को पता है, देसी गाय के लिए और विदेशी गाय के लिए? 4 से 5, क्या 3 साल देसी गाय के लिए। अच्छा, और कोई? 2 से 2.5 साल। ठीक है, 2 से 2.5 साल तो देसी गाय के लिए। ठीक है, और विदेशी गाय जो होती है उसके लिए 1.5 से 2 साल। ठीक है, 18 माह से 24 माह गाय के लिए। ठीक है, कौन सी? विदेशी, है ना। और देसी के लिए होती है 24 माह से 30 माह। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी अपन सिर्फ वयस्कता की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या होती है वयस्कता की डेफिनेशन, बताओ? कि नर तथा मादा में लैंगिक लक्षणों के उद्भव की आयु, और इसको जो है वो अपन क्या कहते हैं, वयस्कता कहते हैं। ठीक है, 5वीं डेफिनेशन जो है वो है निषेचन। बताओ निषेचन क्या होता है? निषेचन क्या होता है? नर तथा मादा युग्मकों के मध्य संलयन प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो याद रखना, क्या हो गया, नर युग्मक, नर व मादा युग्मक के मध्य संलयन। ये सारी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए ध्यान रखना। इसको अपन क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद में डिस्टोकिया। अभी मैंने बताया था आपको डिस्टोकिया क्या होता है। डिस्टोकिया प्रसव में होने वाली कठिनाई, प्रसव में कठिनाई जो होती है उसके लिए अपन शब्द क्या उपयोग करते हैं, डिस्टोकिया। ठीक है, प्रसव में अगर कठिनाई हो रही है तो आपको कई बार जो होता है वो ये इसलिए आपको पूछा जा सकता है कि अगर डॉक्टर वहां पर नहीं है, ठीक है, और आपको जो है वो किसी के बारे में इंक्वायरी, क्योंकि आपका काम फाइल को मैनेज करना होता है। ठीक है, अगर डॉक्टर ने डायरेक्ट लिख रखा है कि इसको इसमें तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं वहां पे डिस्टोकिया। ठीक है, कई बार जो डॉक्टर होता है वो पूरी हिस्ट्री लिखता है, आपको जो है वहां पर लिखना पड़ सकता है कि इसमें डिजीज कौन सी है। तो डिस्टोकिया जो होती है प्रसव में कठिनाई। अब प्रसव में कठिनाई के कई तरीके हो सकते हैं। प्रसव में कठिनाई या तो क्या हो जाए, सर्विक्स जो है वो खुल नहीं पाई। सर्विक्स पता है, ये सारे मैं अभी मादा जनन अंग और नर जनन अंग के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा क्योंकि ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सर्विक्स जो है वो खुल नहीं पा रही है, या फिर क्या हो रखा है कि बच्चा जो है वो उसका अनुपात या उसका जो आकार है वो थोड़ा बड़ा है, इस केस में भी डिस्टोकिया हो सकता है। या फिर कई बार क्या होती है, जो सर्विक्स होती है वो घूम जाती है। ठीक है, तो इसके बाद में अगर किसी के घर पे गाय वगैरह हो तो तुम्हें पता हो तो उसको ऐसे लिटा के उसके ऊपर पाटे रखते हैं, पाटे रख के ऐसे घुमाते हैं, पलटी देते हैं। कभी देखा है तुमने ये, है ना। यूटेराइन इनर्शिया का केस होता है, जिसके घर में गाय भैंस वगैरह है उसको तो पता होगा। और कई बार जो है वो बच्चा निकल ही नहीं पाता है, तो इसके बाद में सर्जन आता है, वो चीरा लगाता है और इसके बाद में जो है वो बछड़े को निकालता है। ऐसा कोई केस तो देखा है तुमने? मतलब गाय भैंस है नहीं, किस किस के घर पे गाय भैंस वगैरह कुछ है, किस किस के घर पे नहीं है? तो फिर तो यार 2-3 को छोड़ दो, बाकी तो सबको पता होना चाहिए है। या फिर गाय भैंस वो मम्मी जाने नूनो काम जाने, हमें तो कभी पता ही नहीं होता। नहीं, ऐसा भी होता है कई बार जिनके घर पे गाय भैंस वगैरह होती है तो वो खाली ये इतनी देखते हैं, रमा लिया, 2-4 रोटी दे दी, बाकी तो उनका कोई काम नहीं होता, क्योंकि मम्मी दूध दूती है, मम्मी जो होती है वो पानी पिलाती है, चारा भी मम्मी देती है। तुम्हें तो ये पता नहीं होगा कि चारा कितना क्या दिया जाता है, और ये पूछा भी जाता है, तुम्हें पूछ सकते हैं क्या क्या चारे में दे सकते हैं, इनमें से कौन सी जो है वो हरे चारे के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन अपना आ सकते हैं, तो अपन न्यूट्रिशन में देखेंगे ये चीजें। ठीक है, क्या हो गया, बताइए चीजें तुम्हें कि कौन कौन से कहीं अरे तो कुंडो भरन मिल है कहीं और, तो ध्यान होना चाहिए कि मम्मी गालन दे हजू मैं तो वो कुंडो लू उठा और इन बाद में रख दू गाय आ गए, उन्हें मर्जी आवा तो खावे नहीं जवा,
हैं? चलो, हैं? ऐसा नहीं है, देखो, जब संतुलित जब संतुलित खाद्य पदार्थ या संतुलित भोजन जो है वो गाय और भैंस को दिए जाते हैं, तभी उसके दूध में जो है वो वृद्धि देखी जाती है। ठीक है, और संतुलित भोजन के बारे में आपको एक संतुलित भोजन के बारे में भी आपके एक टॉपिक है, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, वो पता होना चाहिए आपको कि क्वेश्चन बनते हैं, आसान से क्वेश्चन होते हैं। तो यूं कर लिख दिया तुमने, कुंडो भरन रख दिया, बात दिमाग रमान वही पते थोड़े कुंडो भरनी नौ की थोड़े बारे। ठीक है नहीं, चलो आ जाओ वापस। तो डिस्टोकिया जो होता है वो क्या होता है? प्रसव में कठिनाई। देखो, दो शब्द है, एक तो होता है निषेचन अक्षमता और एक शब्द होता है बंध्यता। बंध्यता, चलिए इन दोनों शब्द का अर्थ बताइए। निषेचन अक्षमता क्या होती है और एक बंध्यता क्या होती है? किसी को पता हो तो इन दोनों के इंग्लिश शब्द बता देता हूं। इसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी और एक होता है स्टरलिटी। जनन अंगों को बाहर निकाल देते हैं? कब कब किसके निकालते हुए देखे तूने? ऑपरेशन होते हैं तो वो जनन अंगों को भी बाहर नहीं निकालते। वो क्या कर देते हैं, वो सिर्फ एक कट लगाते हैं जो जनन अंग से जो युग्मक आते हैं ना, वो जो नलिका होती है उसको कट करते हैं। जनन अंगों को बाहर निकालते मैंने तो आज से देखा नहीं है। कोई बात नहीं, तू भी आर्ट्स का है ना, 11th-12th आर्ट्स में। हाँ तो कोई बात नहीं, तूने हो सकता है कि कुछ गलत पढ़ लिया हो। ठीक है, और कोई अपनी तरफ से कुछ बाहर निकालना चाहता है तो? अरे आवाज नहीं, आवाज नहीं। क्या ज्ञापन हो जाने के बाद कंसीव नहीं कर पाती? कंसीव होगा तब ज्ञापन होगा, कंसीव होगा तब ज्ञापन होगा। तू बोल रहा है ज्ञापन होने, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हीट में आती है लेकिन मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, उसको तो अपन कहते हैं इनफर्टिलिटी। बहुत बढ़िया, ये सही डेफिनेशन है। देखो कई बार क्या होता है, गाय भैंस जो होती है वो उसमें प्रक्रियाएं जो होती है, जो कौन सी प्रक्रियाएं? ज्ञापन वाली प्रक्रियाएं ये होती मतलब अंड निर्माण, अंडाणु निर्माण और जो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया होती है वो एकदम सही से चलती है, लेकिन उनमें जो है वो निषेचन नहीं होता। नाम से देखो क्या पता चल रहा है, निषेचन अक्षमता। निषेचन क्षमता का मतलब क्या हुआ? निषेचन होने की क्षमता। निषेचन अक्षमता का अर्थ यह हो गया कि यदि निषेचन नहीं हो पाता है, ठीक है, तो निषेचन नहीं हो पाने की क्षमता जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं? इनफर्टिलिटी। मतलब बाकी सब आइटम सही है उसमें, ठीक है, ना तो उसके कोई जनन अंग बाहर निकाले, ठीक है, ना कुछ उसके कोई और दिक्कत है, उसकी दिक्कत बस यही है युग्मक निर्माण वगैरह सब कर रहा है, बस वो निषेचन नहीं हो रहा। ठीक है, और वो कई बार तुम्हें बताओ तो इसी केस को अपन रिपीट ब्रीडिंग कहते हैं। रिपीट ब्रीडिंग कई बार जो होता है वो डॉक्टर आता है 200-300 रुपए रोज ले जाता है, वो आर्टिफिशियल कृत्रिम गर्भाधान जो होता है वो करके चला जाता है, लेकिन फिर भी जो है वो प्रेगनेंसी नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ? निषेचन में अक्षमता है। ठीक है, तो निषेचन अक्षमता का अर्थ तो क्या हो गया कि नर तथा मादा जननांग सुचारू रूप से कार्य करने के पश्चात भी, ठीक है, क्या बताया मैंने कि नर तथा मादा जननांग सुचारू कार्य करने के पश्चात भी गर्भ का नहीं ठहर पाना या फिर निषेचन ना हो पाना। ठीक है, तो इस चीज को तो अपन क्या कहेंगे? निषेचन अक्षमता। ठीक है, और यहां पर क्या है? बंध्यता, स्टरलिटी। स्टरलिटी का मतलब क्या है कि ना तो नर हो चाहे मादा हो, वो जो है उनके जननांग जो है वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे। ठीक है, जिसमें बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों में अपन को नहीं घुसना है। ठीक है, वो पशुधन सहायक या डॉक्टर्स को पढ़ने पड़ते हैं, अपन को कारण नहीं जानने। ठीक है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि इनमें और इनमें डिफरेंस क्या होता है। इनमें जो है वो नर तथा मादा जननांग सुचारू रूप से कार्य करते हैं, लेकिन इनमें जो है नर तथा मादा जननांग सुचारू रूप से कार्य नहीं करते, और नहीं करते तो निषेचन तो हो ही नहीं सकता। इनको जो है वो
कुछ ना कुछ आप ड्रग्स दे करके, इलाज करके जो है वो सही कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेरिलिटी होती है उसको अपन सही नहीं कर सकते। मतलब ये इलाज द्वारा सही किया जा सकता है, लेकिन ये इलाज द्वारा सही नहीं किया जा सकता। जैसे किसी में जो है वो शुक्राणुओं का निर्माण ही नहीं हो रहा, तो अपन इलाज तो उसमें कर नहीं सकते, इलाज करके तो जो है वो उसमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं करवा सकते, ठीक है। लेकिन यदि शुक्राणुओं की संख्या कम हो गई है किसी कारण से, ठीक है, या फिर किसी किसी में जो है वो स्ट्रेस टाइम पे नहीं आ रही है ना, तो इसका मतलब तो वो निषेचन में तो निषेचन अक्षमता है, वो बंध्यता नहीं है। बंध्यता का मतलब कंप्लीट क्या हो गया है, नर तथा मादा जननांग जो है वो कार्य करना बंद कर चुके हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी स्टेरिलिटी की, कि यदि नर तथा मादा जननांग जननांग पूर्ण रूप से अक्षम हो जाए, अक्षम हो जाए, तो इसके लिए जो अपन शब्द उपयोग में लेते हैं वो शब्द क्या होता है, बंध्यता, ठीक है। अब बंध्यता जो होती है एक प्राकृतिक होती है और एक कृत्रिम बंध्याकरण होता है, ठीक है। प्राकृतिक जो होती है जिसमें क्या होता है कि जब बछड़ा जन्म लेता है तो उसमें जो है वो नेचुरल रूप से क्या होती है, बंध्यता होती है। प्राकृतिक रूप से क्या होती है, उसमें बंध्यता होती है, प्राकृतिक रूप से क्या होता है, वो अक्षम होता है, ठीक है। और एक जिसको हम लोग अपने फायदे के लिए कृत्रिम बंध्याकरण करते हैं। नाम सुना आपने कृत्रिम बंध्याकरण? कृत्रिम बंध्याकरण का मतलब क्या हो गया, वो जो ऑपरेशन वगैरह, या फिर तुम्हें अगर पता हो तो नर जो बकरी वगैरह, बकरा जो होता है उसमें क्या करते हैं, वर्षण जो होता है उसके जस्ट ऊपर वाली जो नलिकाएं होती है उसको दबा देते हैं, जिससे क्या हो जाती है, वो उनके मध्य का आवागमन जो होता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। ये देखा आपने, ये तो देखा होगा, ठीक है। नर और नर जो बकरा होता है उसमें किया जाता है, वो क्यों किया जाता है, ताकि टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लग जाए। एक हार्मोन होता है नर का, टेस्टोस्टेरोन, पता है तुम्हें? मादा के हार्मोन और नर के हार्मोन नाम सुने तुमने? नर का हार्मोन होता है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। ये सब चीजें, थोड़ी थोड़ी सब चीजें जो है ना, वो जब तुम 40-50 क्लास से मेरी ले लोगे, इसके बाद में ये सब चीजें तुम्हें पता होगी, सब जनरल चीजें मैं बता दूंगा, ठीक है ना। मतलब ये तो मान के चलो कि तुम अगर सिर्फ क्लास में बैठ करके सुन भी लेते हो ना तो भी 35 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। तो वो सब चीजें, अच्छे से चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो नर का हार्मोन होता है, और वो नर का हार्मोन जो होता है वो बढ़ने से क्या होता है, इसके बाद में वेट बढ़ने लग जाता है, ठीक है। अब उससे क्या होगा, वहां पर जब वो बर्डी जो कास्ट्रक्टर आता है एक, जो आप पढ़ोगे आगे, तो उससे क्या करते हैं, बंध्याकरण कर देते हैं बकरे का, तो इसके बाद में क्या होता है, उसका वेट बढ़ता है, ठीक है। और वेट बढ़ेगा तो फायदा ज्यादा होगा जो उनको बेचने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए तुम्हें पता हो तो बकरे का जो है वो छोटी उम्र में क्या करवा देते हैं, बंध्याकरण करवा देते हैं, ठीक है। तो ये बंध्यता जो होती है उसमें क्या होता है, दो प्रकार की होती है, एक तो प्राकृतिक और दूसरी होती है कृत्रिम, ठीक है। थोड़ा बहुत एक बार लिख लो, इसके बाद में मैं आगे बता दूंगा। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है वो डायरेक्ट आगे से लिखना स्टार्ट कर दो यहां पे। टॉपिक का हेडिंग आपकी फर्स्ट क्लास ही है, जिसकी फर्स्ट क्लास है वो प्रजनन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको इनको पढ़ा रखा ना वो सब मैं वापस पढ़ाऊंगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं। दो पेन दो। सर पेन तो चलने वाले रख दो, दूसरे दो तो कोई।
ले लो आगे। ले लो आगे। ले लीजिए। क्या कितना? क्या हुआ कितने? 1 घंटे ही लूँगा, मेरे पास इतने एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं है अभी तो। देखते हैं बाद में कभी टाइम मिलेगा तो ले लेंगे 1-2 क्लास और। अच्छा तुम खुद भी यही चाहते होंगे, 1 घंटे बहुत है सर। प्यूबर्टी प्यूबर्टी प्यूबर्टी।
तो देखो अगला जो टॉपिक है वो है नर जनन अंग और मादा जनन अंग। नर जनन अंग और मादा जनन अंग। नर जनन अंग जो है उसके बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि नर जनन तंत्र के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि मुख्य जननांग कौन से होते हैं, अन्य जननांग कौन कौन से होते हैं, और कौन सी ग्रंथियां जो होती है वो नर में पाई जाती है। बस सिर्फ 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, यानी कि नर जनन तंत्र में सिर्फ 3 लाइन आपको पता होनी चाहिए। मादा जनन तंत्र में थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा पता होना चाहिए, उसके बारे में आपको बताऊंगा। आप मुझे बताओ पहले तो किस किस को पता है कि जैसे नर जो होते हैं, मतलब मानव जो होते हैं, उनमें से मानव में जो है वो मादा मानव में 2 अंडाशय होते हैं, ये पता है सबको, यानी एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। तुम पता है जो मानव मादा होती है उसमें लेफ्ट और राइट यानी कि दायां और बाएं में से कौन सा अधिक सक्रिय होता है, या कौन सक्रिय होता है? क्या टिप्पा मार रहे हो? दायां, और छोरे और मार रहे हैं। पढ़ा है कैसे ही कहीं पे पढ़ा है? कौन सा अंडा से होता है? दायां अंडा से। हाँ भाई, और किसी को बताओ तो कुछ। नर और मादा, सॉरी मादा जो होती है उसमें कौन सा अंडा से, दाएं और बाएं में से कौन सा अंडा से जो होता है वो सक्रिय होता है? ध्यान रखना, दोनों ही अंडा से समान तरीके से सक्रिय होते हैं, ठीक है ना? ऐसे ही टिप्पे मार रहे हो दायां। मानव में दोनों होते हैं, लेकिन दायां जो होता है वो रुमिनेंट्स में होता है। जितने भी रुमांथी होते हैं, रुमांथी के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि रुमांथी कौन कौन से होते हैं, जिसमें रुमन होता है, जैसे गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, ठीक है ना, ये रुमांती होते हैं। स्यूडो रुमांती कौन होता है? कूट रुमांती बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। कौन होता है? ऊंट। ऊंट जो होता है वो क्या होता है? कूट रुमांती। और अरुमांती क्या होते हैं? घोड़ा, सुअर, ये अरुमांती होते हैं, ठीक है। तो जितने भी रुमांती होते हैं, जो रुमिनेंट्स होते हैं, उनमें तो क्या होता है? दायां सक्रिय होता है, और बाकी सब में क्या होता है? बायां सक्रिय, ठीक है। लिख लिया सबने? फिर आगे बताऊं मैं? चलो, तो अब देखिए आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं अपन, जिसमें हम देखेंगे नर जनन अंग के बारे में।